मैं आशीष राज पुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स का आशीष की स्कूल में हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। इसके हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका चौथा भाग डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले भाग की बात करूं तो पिछले भाग में हमने RH वीटेकर द्वारा दी गई पंच जगत अवधारणा के कुछ जगतों के बारे में जाना था, जिसमें हमने कल वाले लेक्चर में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बेसिक चीजें जानी थी। मोनेरा को हमने भाग नंबर 2 में पढ़ लिया था। लास्ट में मैंने आपको जो प्लांटी वर्ग है वो हेडिंग डलवा के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे उसके कि प्लांटी वर्ग को वर्गीकृत किस प्रकार किया जाता है। आज हम पूर्ण रूप से प्लांटी वर्ग को पढ़ेंगे। यानी जो RH वीटेकर थे उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को और आगे उपवर्गों में बांटा। प्लांटी को उन्होंने थेलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म इनमें बांटा। यदि मैं एनिमेलिया की बात करूं तो उन्होंने आगे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा ऐसे करके लास्ट तक कोरडेटा तक उन्होंने बांटा। यदि मैं वापस प्लांटी के ऊपर आऊं तो हम आज के दिन सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे थेलोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? थेलोफाइटा। कुछ मैं चीजें लिखवा देता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है और हर एक एक उपवर्ग में एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने। चलो, प्लांटी आपने हेडिंग डाला, कुछ चीजें लिख ली। अब प्लांटी में आप प्लांटी के अंदर हम पढ़ रहे, उसमें आप पहला नंबर पॉइंट डाल के लिखो थेलोफाइटा। थेलोफाइटा, थेलोफाइटा, ये हेडिंग डालो। डाल दिया हेडिंग थेलोफाइटा। प्लांटी के अंदर बढ़ रहे, यानी हम प्लांटी को और आगे बांट रहे उपवर्गों में। चलो, थेलोफाइटा के बारे में बता देता हूं। यह ऐसे पादप है जिनमें हम जड़, तना या पत्ती में विभेदन नहीं कर सकते। नॉर्मली हम अपने चारों ओर जो पादप देखते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लगभग इस कुल के या इस उपवर्गों के होते हैं। लेकिन कुछ जलीय पादप ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर से देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें तना कौन सा है, पत्ती कौन सी है या जड़ कौन सी है। नॉर्मली हमारे यहाँ चारों ओर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो एंजियो जिम्नो इस उपवर्ग के होते हैं जिनमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसका तना है, ये पत्ती है, ये शाखा, ये जड़ है। लेकिन थेलोफाइटा में जो पादप पाए जाते हैं, इस वर्ग में जिन पादपों को रखा है उनमें हम जड़, तना या पत्ती में विभेदन नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं उन पॉइंट्स को समझाऊंगा। चलो लिखो इसमें थेलोफाइटा। लिखो, मैं जैसे जैसे बुडेस करके लिखो। थेलोफाइटा वर्ग में पाए जाने वाले, थेलोफाइटा वर्ग में पाए जाने वाले पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण लिख लोगे। विभेदीकरण में लिखता हूं इसे, विभेदीकरण ऐसे लिखना। विभेदीकरण का मतलब कुछ अंतर ढूंढना या अलग अलग करना। विभेदीकरण नहीं पाया जाता, विभेदीकरण नहीं पाया जाता। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल मैंने लिखा बोर्ड के ऊपर। हालांकि क्लास 11 की बात करें तो थेलोफाइटा को वापस 3 उपवर्गों में और बांटते हैं। शैवाल इसके अंदर आते हैं, यानी उपवर्ग कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। लेकिन 9th तक इतनी है नहीं चर्चा। जो 9th में जो आपके NCERT में दिया हुआ वही चीजें हम पढ़ेंगे। तो यानी इन्हें थेलोफाइटा कहा जाता है। हम इनमें जड़, तना एवं पत्ती में
एवं पत्ती में विभेदीकरण नहीं कर सकते। हालांकि पहले लिखा है अभी, फिर भी बता देता हूं। हम इनमें जड़, तना तथा पत्ती में विभेदीकरण नहीं कर सकते। विभेदीकरण नहीं कर सकते यानी हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते ये इसकी जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। ठीक है, चलो आगे लिखो। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, वो लिख लो। दो ध्यान रखने, ठीक है। जल में पाए जाते, इसमें उदाहरण लिख लो। एक पादप है जिसका नाम है अलवा। आपको अटपटा लगता होगा लेकिन अलवा नाम इसका। एक है जिसका नाम है कारा और एक है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा दो याद कर लेना आप। एक एक दो। अलवा, कारा, स्पाइरोगायरा या स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा लिख लिया। ये थेलोफाइटा में कुछ बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब आप आगे हेडिंग डालो। थेलोफाइटा हो गया पूरा। सेकंड नंबर हेडिंग डालो एक लाइन छोड़ के। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। थेलोफाइटा में आप ध्यान रखना कि इस वर्ग के सदस्यों को शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप लिखो ब्रायोफाइटा, मतलब सेकंड पॉइंट। पहला थेलोफाइटा पूरा हो गया, अब ब्रायोफाइटा। इसमें मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं और कुछ चीजों के बारे में समझाऊंगा। वैसे चलो ये मिटा रहा हूं मैं। हेडिंग डालो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। चलो ब्रायोफाइटा में आप लिखना शुरू करो। इसमें आप लिखना शुरू करो। इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और इस लाइन के ऊपर तारा लगा दो। सबसे इंपॉर्टेंट, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है। तब हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। यानी प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन होता है वो कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा। चल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है तथा इस जगत के पादपों में एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसमें आप लिखो उदाहरण। नहीं पाए जाते, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो उदाहरण लिखो, बराबर करके लिखो। मोस और सेकंड है मार्केंजिया। ये पादप है, आपको कंफ्यूज नहीं होना सर नाम कैसे। हमने तो नीमड़े सुने, बावड़ी सुने, आंकड़े सुने, ये कौन आ गए? मार्केंजिया। ये है इसके एग्जाम्पल। दो उदाहरण लिख लिए। अब देखो समझा रहा हूं।
यदि मैं ब्रायोफाइटा की बात करूं, सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। उभयचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अधिकांश पौधे इनके किन में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। अब मैं ऐसे नहीं को बोलूंगा कि पौधे तैर के आते हैं बाहर। हम देखो नॉर्मली हम एम्फीबियन या उभयचर किसे बोलते हैं? मेढक को बोलते हैं। हालांकि दूसरे और भी एग्जाम्पल हम मेढक को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सर ये स्थल पर भी पाया जाता है और पानी के अंदर, दोनों जगह बैठ रहा है। एम्फीबियन, उभय का मतलब क्या? दोनों कंडीशन स्वीकार करता हो। तो लेकिन सर इसे क्यों बोलते हैं? इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे जनन के लिए या अपने जो बीजाणु हैं उनको एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी यदि मैं कह रहा हूँ एक पौधा इस जगत का कहीं बाहर की ओर पाया जा रहा है, यानी जल के अंदर नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं। लेकिन जो स्थल पर पाए जाते हैं उनको अपने बीजाणुओं को किसी और पौधे तक, यानी जनन के लिए, यदि एक नर पौधा है उसको मादा तक जाने के लिए या बीजाणु को वहां तक ले जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर। खुद भले बाहर पाए जाते हो लेकिन एक जगह से दूसरी जगह बीजाणुओं को ले जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम के एम्फीबियन यानी उभयचर। सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर आगे है कि इनमें हम थोड़ा बहुत विभेदन कर सकते हैं, यानी थैलोफाइटा को देखकर, जो मैंने थैलोफाइटा बताया उसको हम देखकर विभेदन नहीं कर सकते कि ये इसकी पत्ती, ये तना है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हम ब्रायोफाइटा में थोड़ा बहुत विभेदन कर सकते हैं। किसमें? इसके तने में और इसके पत्तों या पत्तियों में। फिर आगे मैंने लिखवाया, हालांकि एक और चीज है कि पादपों में एक जगह से दूसरे जगह तक भोजन या जल को ले जाने के लिए विशिष्ट उत्तक होते हैं। उत्तक क्या होता है? सर कोशिकाओं का समूह। हमारे अंदर जिस प्रकार पाया जाता है वैसे वैसे इनमें भी होता है। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है यानी उत्तक, उस कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जिसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल बोल देता हूँ। जाइलम है, फ्लोएम है। ये पादपों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक है जो पादपों में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं या जल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। लेकिन इन ब्रायोफाइटा में किसी भी प्रकार के संवन उत्तक नहीं पाए जाते। मतलब मैं कह रहा हूं एक हमारे पास प्लांट है नींबू, देखियो, तो ये अपने आप में है एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। क्यों है वो मैं आगे जब एंजियोस्पर्म आएगा तब समझ में आ जाएगा। इनमें क्या होता है आपको इतना पता है कि हम किसी भी प्लांट को यदि वाटर देते, पानी देते, तो हम जड़ों में डालते, क्योंकि वो प्लांट उस जड़ की सहायता से पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक ले जाता है या दूसरे भागों तक ले जाता है। भले हम पत्तियों के ऊपर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो भी वो प्लांट सीधा नहीं लेगा। पानी की कंडीशन है वो हमेशा जड़ की सहायता से रहता है। या मैं कह रहा हूँ जड़ से उसने जैसे पानी लिया वो दूसरे भागों तक ले जा रहा, ऊपर की ओर ले जा रहा, ले जाने में कोई ना कोई सहायता कर रहा। या मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई प्लांट ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनेगी या कार्बोहाइड्रेट बनेगी। बनी तो वो पत्तियों में, लेकिन जड़ों को भी चाहिए भाई, ऊर्जा तो जड़ों को भी चाहिए, भोजन जड़ों को भी चाहिए या दूसरे तनों को भी चाहिए। तो वहां तक ले जाने के लिए कोई न कोई चीज होगी। वो चीजें होती है उत्तक, विशिष्ट उत्तक। इसमें तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है भोजन को यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर ऐसे विशिष्ट उत्तक नहीं होते। क्यों नहीं होते? अधिकांश प्लांट जलीय होती है, जल के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, तो पानी की इतनी आवश्यकता होती नहीं। हाँ, यदि प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इतने लंबे चौड़े प्लांट नहीं होते कि एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन कैसे लिया जाए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, एक है मोस है, दूसरा है मार्केंजिया। आपको ध्यान रखना है। चीजें समझ में आई? चलो थर्ड नंबर पॉइंट आप हेडिंग डालो, टेरिडोफाइटा। दो पढ़ ली, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा सिंपली क्या ध्यान रखो सर, इन्हें हम सामान्यतः शैवाल बोलते हैं। 2-3 मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो ध्यान रखना। और इसमें ध्यान रखना सर, इनमें हम जड़, तना तथा पत्ती में विभेदन नहीं कर सकते। ब्रायो में क्या है? एम्फीबियन बोलते हैं यानी उभयचर बोलते हैं। इनमें जड़, तना इतने तो चीजें हैं नहीं, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं तना तथा पत्तों में को हम विभाजित कर सकते हैं। फिर इनमें किसी भी प्रकार के विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल याद करने। फिर थर्ड नंबर है इसमें टेरिडोफाइटा। सीक्वेंस याद रखा करो, ठीक है।
थेलोफाइटा, ब्रायोटेरिडो। मुझे पता है पहली बार ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हम कन्फ्यूज होते, मैं भी होता था। हम चीज़ों को 10-10, 15-15 बार पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग में जाके बैठेगी, वरना पहली बार मुझे भी ये चीज़ें अटपटी लगती, फिर क्या थेलोफाइटा, ब्रायोन, कैसे पादप हमने देखे नहीं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बैठती जाएगी जब आप चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे। और मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, हर चीज़ कॉन्जुगेटेड से सरलीकरण की ओर जाती। पहले बात करने के लिए मोटा सा डब्बा होता था, फिर एक नोकिया के मोबाइल आए, फिर एंड्रॉइड मोबाइल आते गए, आईफोन आए, मतलब सिंपलीकरण की ओर से पहले खटके दबाने पड़ते थे, अब तो स्क्रीन चलती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका प्लांट्स में भी ऐसे आए। पहले प्लांट ऐसे थे जो थेलोफाइटा थे, जिसको देखकर हम पता ही नहीं कर सकते थे कि इसमें जड़, तना, पत्ती कैसी। फिर आए ब्रायोफाइटा, इसमें थोड़ा बहुत हम पत्ती में और तने में विभेदीकरण करने लगे। अब आएगा टेरिडोफाइटा, इसमें और विभेदीकरण होगा। फिर जिम्नो है, एंजियो है, एंजियो स्पर्म जैसे आएंगे तब अपन को पता चलेगा ओहो प्लांट ऐसे होते वास्तविकता में। तो मतलब वही सीक्वेंस इसमें चलता है। चलो आप हेडिंग डालो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हेडिंग डालो। इसमें मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं और फिर मैं समझाऊंगा। टेरिडोफाइटा, इसमें आप लिखो, पहले लिखो, आप लिखो, शुरू करो लिखना। इस वर्ग के पौधों का, इस वर्ग के पौधों का शरीर, शरीर जड़, कोमा, तना तथा पत्ती में, जड़, कोमा, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है, विभाजित होता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। इनमें शरीर के, इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा, जल तथा अन्य पदार्थों के, अन्य पदार्थों के सहवन के लिए, सहवन के लिए, सहवन के लिए सहवन उत्तक, सहवन उत्तक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, सहवन उत्तक पाए जाते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। हालांकि 9th में इतना विस्तार पूर्वक है नहीं, लेकिन 11th के हिसाब से तो और लंबे चौड़े ही ये चीजें तो। चलो टिन्नी टिन्नी सी चीजें हैं, इसमें उदाहरण लिख लो आप। किसमें? टेरिडोफाइटा के उदाहरण लिखो आप। एक लिखो मार्सिलिया, मार्सिलिया। दूसरा आप लिखो फर्न, और तीसरा आप लिख लो हॉर्सटेल, हॉर्सटेल। ये पादपों के नाम है सर, कैसे फर्न, कैसान, हॉर्सटेल, ये नाम है इनके, ठीक है। देखो मार्केंजिया आता है ब्रायोफाइटा में, लेकिन मार्सिलिया, कंफ्यूज नहीं होना, मार्केंजिया आता है ब्रायोफाइटा में, मार्सिलिया आता है टेरिडोफाइटा में। किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। चलो जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया वो समझा रहा हूँ। मैंने इसमें क्या लिखवाया कि इन पौधों में हम जड़, तना तथा पत्ती में विभेदन कर सकते हैं। इनमें नहीं कर सकते थे, इनमें किस में कर सकते थे? तना तथा पत्ती में। इसमें जड़, तना तथा पत्ती में विभेदन कर सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के विशिष्ट सवन उत्तक नहीं पाए जाते थे, लेकिन इनके अंदर वो आ जाते हैं। यानी ये एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को या दूसरे पदार्थ यानी भोजन को या खनिज तत्वों को ले जा सकते हैं। क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर सवन उत्तक पाए जाते हैं। आया समझ में? चलो अब आप एक लाइन छोड़ के, ये तीनों हो गए कंप्लीट अपने, एक लाइन छोड़ के और तारे लगा कर लिखो, 2 तारे लगाओ, एक लाइन छोड़ के। पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिखो आप, पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप लिखो, लिखो आप। थेलोफाइटा, थेलोफाइटा कोमा ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा कोमा ब्रायोफाइटा कोमा टेरिडोफाइटा। यानी जो 3 मैंने लिखा है ये लिखना है। थेलोफाइटा कोमा ब्रायोफाइटा कोमा टेरिडोफाइटा, कोमा टेरिडोफाइटा। इन 3 समूह, इन 3 समूह के पौधों में,
इन तीन समूहों के पौधों में जननांग 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 ऐसे लिखना, जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। जननांग मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, अप्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है। अतः इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं। इंपॉर्टेंट, तारा लगा लेना। अतः मैं यहां पे लिख रहा हूं, अतः इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्रिप्टोगैम दिख रहा है सबको? अतः इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्रिप्टोगैम कहते हैं, ये लिखना है, क्रिप्टोगैम कहते हैं। लिख लिया, अक्सर पूछा जाता है क्रिप्टोगैम कौन कौन से पादप है, तब तुम बोलोगे सर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों को क्या बोलते हैं हम? क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। क्यों बोलते हैं? तो मैंने क्या लिखाया कि इन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। जननांग का तात्पर्य क्या है? ऐसे अंग जो जनन में सहायक होते हो। जननांग का तात्पर्य, वैसे जनन का तात्पर्य होता है नई संतति पैदा करना या बच्चे पैदा करना। वैसे नॉर्मली जनन की डेफिनेशन या रिप्रोडक्शन की परिभाषा आप क्लास 10th में पढ़ोगे। हम मनुष्य का जनन तंत्र पढ़ेंगे, या आपने 8वीं में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत यदि पता हो तो। जनन का तात्पर्य होता है सजीव द्वारा अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए तथा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, सजीव द्वारा अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए तथा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। लेकिन इन तीन पादपों में जननांग, जो जनन में शामिल होने वाले जो अंग है, जैसे मानव में मनुष्य की बात करूं तो टेस्टिस है या ओवेरी यानी अंडाशय है, वृषण है, ये भागीदारी लेते हैं। लेकिन इनमें, इन तीनों में प्रत्यक्ष रूप से कोई जननांग नहीं पाया जाता। हालांकि मैं यदि वर्तमान में जो एंजियोस्पर्म पादप है, नीम है, दूसरे, इनमें मैं जननांग की बात करूं तो इनमें लैंगिक अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। फ्लोवर को तो बोलते हैं हम, पुष्प को बोलते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। यानी इनमें प्रत्यक्ष रूप से जननांग नहीं पाए जाते और न ही ये बीज पैदा कर सकते हैं, नहीं ये बीज पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। आया समझ में? चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और लाइन छोड़ के आप नीचे लिखना शुरू करो। एक और लाइन छोड़ो और तारा लगा कर नीचे लिखना शुरू करो। पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। हमने टेरिडोफाइट पढ़ लिया, उदाहरण लिखी, वहीं तक था। फिर मैंने एक लाइन छोड़ के आपको क्रिप्टोगैम के बारे में एक अलग से पॉइंट बताया। अब एक लाइन छोड़ के तारा लगा के एक और अलग से पॉइंट लिखो, अलग से एक और लिखो। वे पौधे जिनमें जनन अंग, वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? बीज उत्पन्न करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। वे पौधे फेनेरो, ऐसे लिखो, वे पौधे फेनेरोगैम कहलाते हैं, फेनेरोगैम कहलाते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, फेनेरोगैम कहलाते हैं, फेनेरोगैम कहलाते हैं।
लिख लिया, लिख लिया। यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर स्पष्ट जननांग दिखाई देते हो तथा वे बीज उत्पन्न कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? फेनोरोगैम। और जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते और स्पष्ट जननांग नहीं दिखाई देते उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम, फेनोरोगैम कहलाते हैं। लिखा। अब इसकी लिखो उदाहरण। फेनोरोगैम के उदाहरण कौन से? उदाहरण कौन से लिखो आप? जिम्नोस्पर्म, 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 और दूसरा है एंजियोस्पर्म। हम अपने चारों ओर जो प्लांट्स देखते हैं वो अधिकांश यही होते हैं, जिम्नो और एंजियो। दिख रहा है? एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। ये ध्यान रखने, ये आपको ध्यान रखने। आपको पूछा जाए फेनोरोगैम पादप कौन से, तब तुम बोलोगे जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैम कौन से? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आया समझ में? चलो और लिखो आप, एक लाइन छोड़ के और लिखो आप पॉइंट। दो हमने पॉइंट लिखे, एक लिखा क्रिप्टोगैम का, दूसरा हमने लिखा फेनोरोगैम का। अब एक लाइन छोड़ के और पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो। बीज लैंगिक जनन के बाद, बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। जनन की बात करें मुख्यतः दो प्रकार या कभी कभार तीन प्रकार की बोलते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। जब विस्तार पूर्वक आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब ये लिखो पॉइंट। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, तथा बीज के अंदर, तथा बीज के अंदर भ्रूण के साथ, भ्रूण एम्ब्रियो ऐसे लिखना, भ्रूण ऐसे, तथा भ्रूण के साथ संचित 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 खाद्य पदार्थ होता है, संचित खाद्य पदार्थ होता है, संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग भ्रूण के, भ्रूण लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं, प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय, एवं अंकुरण के समय होता है, होता है। ये एक पॉइंट था, सिंपली ध्यान रखना है। पॉइंट मैंने क्या लिखाया? बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दो विपरीत लिंग भागीदारी लेते हो, वो कहलाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में के बाद बीज उत्पन्न होता है। यदि बीज की बात करूं तो बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, यानी बीज के अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण के साथ जो संचित खाद्य पदार्थ, यानी भ्रूण जैसे जैसे बड़ा होगा, यानी फल जो बनेगा, मैं उसकी बात करूं तो खाद्य पदार्थ होता है बीज के अंदर जो भ्रूण लेता है। भ्रूण क्यों लेता है? क्योंकि उसे आगे वृद्धि करनी है। तो यही लिखा है कि बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। ये सिंपली एक पॉइंट है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, लेकिन ऊपर वाले दो पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट है। चलो आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। आज से जितनी भी क्लासें आएगी लगभग आधे घंटे की रखूंगा सब क्लासें, क्योंकि आप कंटिन्यू क्लास देख पाओ। यदि 1 घंटे की होती तो आप पहले वीडियो देख कर डर जाते हो कि यार आज 1 घंटे की कैसे लूंगा या कैसे लूंगी। आगे क्लास लगभग 28, 30, 25, 35 मिनट तक, मतलब 25 से लेकर 35 मिनट तक आएगी। तो कंटिन्यू क्लास देखा करो, बढ़िया पढ़ाई करो। जिन बच्चों से आशा है जो पढ़ने वाले 35-40 वो अच्छे तो अच्छा करें। चलो बेस्ट ऑफ लक, ध्यान दो और स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो। गुड लक।